नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 9 साल पूरे होने पर मनोहर सरकार ने करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर मौजूद रहे। अमित शाह ने मनोहर सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की तो पिछली सरकारों पर जमकर बरसे भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मंच से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 1 जनवरी से बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपए करने का ऐलान किया गया। 5 नई योजनाओं का शुभारंभ भी अंत्योदय महासम्मेलन के मंच से हुआ। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जाति की राजनीति करने का इसी मंच से आरोप भी लगाया, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से जातियों को अलग बांटकर उनको डिप्टी सीएम बनाने का एक शिगुफा, जिसको बीजेपी शिगुफा कहती है, छेड़ा गया, उस पर विपक्ष हमलावर है कि यह शिगुफा नहीं है बल्कि हर एक वर्ग को, खासतौर से पिछड़े और ओबीसी वर्ग को हम प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। पहले कांग्रेस ने 4 डिप्टी सीएम की बात की, उसके बाद इनेलो की तरफ से भी कहा गया कि 2 डिप्टी सीएम उस वर्ग से आएंगे। अब इसी बात को लेकर इस मंच से आरोप प्रत्यारोप लगा और वहां पर पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए यह भी कहा गया कि असल में अब हरियाणा में विपक्ष जाति की राजनीति कर रहा है। पूछना चाहता हूं हुडा जी को, हुडा जी 9 साल में ये विकास हुआ है, ये दिखाई पड़ता है या अभी भी आंखें बंद है? आपने क्या किया था? भय, भ्रष्टाचार और भूख का शासन दिया था। हुडा जी आते थे तो बेफाम भ्रष्टाचार होता था। दामाद की सेवा में हरियाणा की भूमि की नीलामी होती थी और चौटाला जी आते थे तो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति खराब हो जाती। ये दोनों ने सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार तो किया ही, अपने चट्टो बट्टों को नौकरी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने जिसका मेरिट है उसके घर पर इसको नियुक्ति पत्र देकर 1 काणे पैसे के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एक आता था तो अपने जिले का विकास करता था, दूसरा आता था तो अपने जिले का विकास करता था, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत को यश दिलाने का काम। हम पूछेंगे आपने हमारे शासन से पहले 10 साल में क्या किया था, या जो अन्य पार्टियां भी जब भी सत्ता में रही होंगी क्या करते थे? जनता को लूटते भी थे और साथ में कूटते भी थे। लूटने और कूटने का काम वो करते थे। भाइयों बहनों, हम बड़े प्रेम से, सहानुभूति से एक दूसरे के साथ श्रद्धा बनी रहे। और मैं अगली बात कहूंगा, मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार मानता हूं। परिवार के नाते हम काम करते हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, उस समय जिस प्रकार का एक माहौल था, उस माहौल में एक निराशा का वातावरण था, एक अवसाद का वातावरण था। भाई भतीजा के नाते गिने चुने लोगों को लाभ मिलता था, बिचौलिए काम करते थे, जाति और वर्ग इस नाते से बोलबाला रहता था। लेकिन आज हम लोगों ने वो सारी चीजें पलटी हैं। देखा जाए तो आज भी वो बाज नहीं आ रहे उन बातों से। जातिगत पॉलिटिक्स आज भी करते हैं। अभी हमने देखा होगा उप मुख्यमंत्रियों का शोषा सब पार्टियों ने छोड़ रखा है। हम आएंगे, इतने उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस जाति में से बनाएंगे, हम आएंगे, इस जाति में से बनाएंगे। भाई बने, जातियों का खेल इस देश की जो एक बहुत बड़ी आस्था हमारी लोकतंत्र में है, उस लोकतंत्री आस्था को बिगाड़ा है उन्होंने। बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, हम भी उस पर चलते हैं कि वो अपने हिसाब से जातियों पर चलते होंगे, लेकिन जातियों पर हम भी चलेंगे। उनकी जातियां परंपरागत रूप से जैसे लोग बंधे रहते हैं, वोट बैंक के नाते उपयोग करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमने समाज को एक सूत्र में बांधते हुए और अगर थोड़ा अंतर किया है
तो दो जातियों में किया है, एक अमीर जाति है, एक गरीब। बहरहाल तो अंत्योदय महासम्मेलन के मंच से राजनीतिक प्रहार किया गया और वहां पर मुख्यमंत्री के साथ साथ खुद अमित शाह ने भी कहा कि जातियों की राजनीति करने वाली पार्टियां एक बार फिर से हरियाणा में भी कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रही। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अत्रे साहब आपका। रविंद्र ढुल है कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। रजवंत डाइनवाल है इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रजवंत जी आपका। और सुखबीर तंवर है आम आदमी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है सुखबीर तंवर आपका। अत्रे साहब, विपक्ष कह रहा है कि हम हर एक वर्ग को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं सरकार में, अगर उनकी सरकार बनती है, और आप कहते हैं कि वो शोशेबाजी है। देखिए अतुल भाई, बिल्कुल शोशेबाजी है, क्योंकि जो लोग आज ये जातिगत राजनीति पे उतर आए, ये लोग पहले सत्ता में रह चुके हैं, और जब ये सत्ता में थे तब इनको क्यों नहीं याद आ गई थी इन जाति वर्ग की। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह से जात पात की राजनीति करने की बात कर रहे हैं, पहले जब 10 साल हुड्डा साहब सत्ता में रहे तब उनको इन जातियों की याद क्यों नहीं आई, बड़ा सवाल है ये। इसीलिए हम कहते हैं ये एक शिगुफा है। और दूसरी बात अतुल भाई समझना पड़ेगा, देखिए हम पिछले 9 साल से लगातार एक बात कहते थे कि हरियाणा के अंदर किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर मुद्दे का समाधान किया, और आज विपक्ष हमारी उस बात को सच साबित कर रहा है जात पात की राजनीति के ऊपर आके, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। और इसीलिए मुद्दा विहीन विपक्ष अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, या यूं कहिए अपने आप को प्रासंगिक दिखाने के लिए, वो इस तरह की जात पात की राजनीति की बात कर रहा है। क्योंकि हम बात करते हैं कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 साल के अंदर हरियाणा के अंदर जो विकास किया, जो बदलाव किया, और जो बदलाव हम तथ्य देके बताते हैं, लेकिन देखिए विपक्ष के हालात कितने खराब हैं। बजाय वो इस विषय पे बात करने के, वो करते हैं जात पात की बात। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती, हम तो में कहते हैं कि दो ही जात, एक अमीर और एक गरीब। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अतुल भाई जब 2014 में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे काम करना शुरू किया, तो उनका पहला विजन बना कि समाज की मुख्य धारा से जो लोग कटे हुए थे, क्योंकि कांग्रेस की 10 साल की सरकार हरियाणा प्रदेश के इतिहास का एक काला अध्याय था, क्योंकि उस वक्त भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, और जो व्यक्ति, जो वर्ग, जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए थे, अभाव की जिंदगी जी रहे थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कामों से उन लोगों के जीवन में खुशियां बांटी और खास फोकस किया गरीब जनता की तरफ, और ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई जिनका लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए तकनीक का उपयोग किया, और आज ये नतीजा है कि विकास की यात्रा पे हरियाणा बहुत आगे बढ़ चुका है, और हमारे विपक्षी मित्र जो है वो जात पात की राजनीति पे उतर आए। जब हम तुलना करते हैं अतुल भाई, हम तुलना करके बताते हैं कि जब हम सत्ता में आए थे उस वक्त हरियाणा की क्या स्थिति थी, और 9 साल में हमने हरियाणा में क्या बदलाव किया। जब उस तुलना को देखते हैं तो हमारे मित्र बजाय उस तुलनात्मक अध्ययन के ऊपर ध्यान देने के, या उन विषयों पे ध्यान देने के, वो बात करते हैं कि फला जाति का सीएम बना देंगे, फला जाति का सीएम बना देंगे, इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। जब हमने प्रदेश की सत्ता को संभाला, लाल जी मुख्यमंत्री बने, आर्थिक दृष्टि की बात करें, किसान वर्ग की बात करें, युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, छोटे व्यापारी दुकानदार की बात करें, सभी लोग निराशा के भाव में थे। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक अवसाद का वातावरण था, निराशा का वातावरण था, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी थी, हालात जो है बहुत नाजुक थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन सब विषयों को एड्रेस करते हुए इस हरियाणा के अंदर एक परिवर्तन किया। सबसे पहले हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये नारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया, और सभी हरियाणवियों को एक समान समझते हुए पूरे हरियाणा के अंदर समान विकास करना शुरू। ठीक है, यानी मोटा मोटा अगर लब्बो लुआब निकालूं मैं आपकी बात से, तो आप कह रहे हैं कि असल में 9 साल में काम इतना हो गया, मुद्दे सारे खत्म हो गए, इस वजह से अब नया मुद्दा जातियों का उठाया गया है जानबूझकर चुनाव से पहले। ढुल साहब, अत्रे साहब को आपने सुन लिया, 9 साल में ना तो कोई मुद्दे रह गए हैं, ना ही किसी ऐसे मुद्दे का समाधान निकालने के प्रयास में कमी रह गई है। अब आप लोग जातियों की राजनीति का प्रयास कर रहे हैं हरियाणा में, जहां पहले 36 बिरादरी की बात करते थे, अब 4 उप मुख्यमंत्री या कोई पार्टी 2 उप मुख्यमंत्री अलग अलग जातियों से, उस वर्ग से बनाएगी, ये कहकर वो आरोप लगा रहे हैं कि शिगुफा और शोषा है। अतुल जी मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, ढुल साहब बोलिए।
जी मैं बैकग्राउंड में कुछ डिस्टरबेंस आ रही थी, उसके कारण से थोड़ा नहीं समझ पाया। तो मैं ये कह रहा था कि जातिगत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वैसे तो बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ रही है, एक बार तो ठीक कराई दीजिए। किसी भी प्रकार की, लेकिन एक बात मुझे बड़ा स्पष्ट तौर पे समझाइएगा आप कि जब ये भी इनके प्रदेश अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के बदले, इनकी आंतरिक विषय है, क्या इनके प्रेस नोट में जाति का नाम नहीं आया? क्या इन्होंने ये नहीं कहा कि पिछड़े वर्ग को सम्मान देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी में? यदि इन्होंने ये नहीं कहा तो मैं अपनी बात को गलत मानता हूं कि हमने ऐसी चीज कर दी। और यदि ये चीज कहते हैं तो ये सही है और हम गलत ऐसे कैसे हो सकता है? पहले तो इस बात का उत्तर दे। और दूसरी चीज जो है कि कभी भी किसी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, यदि उसके लिए कोई घोषणा होती है तो उसमें कुछ गलत नहीं होता। हम वर्ग को रिजर्वेशन देने का भी कार्य करते हैं, उनको नौकरियां देने का भी कार्य करते हैं, तो उनको राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे आगे बढ़ाने की में भी कोई दिक्कत नहीं है। हम वर्गों के लिए अलग अलग क्या घोषणाएं करते हैं क्या? इसका मतलब तो यह है कि किसी भी वर्ग के लिए, लेट अस सपोज कि भी ओबीसी वर्ग के लिए विशेष कोई योजना सरकार को बनानी नहीं चाहिए। कारण क्या है कि उससे जातिगत राजनीति माना जाएगा। ये देखिए, ये इन बातों को जातिगत राजनीति से जोड़ना सबसे बड़ी बेहूदगी उस संगठन के लिए हो सकती है जो कि खुद अपने प्रेस नोट में अपने अध्यक्ष की जाति बताने का कार्य करते हैं। बेहूदगी इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए। हम तो जातिगत जनगणना की भी बात करते हैं, हम तो ये भी कहते हैं कि वर्गीकरण जो आपका जो है प्रतिनिधित्व उसी हिसाब से बनना चाहिए। हम तो बहुत कुछ कहते हैं कि हर चीज के ऊपर आप ये आरोप लगाने की जगह आप उसकी जगह पे हमारी उस बात की मंशा को समझिए और वर्गों को आगे बढ़ाने का काम करें। और जहां तक भाई जवाब देना चाहूंगा। आ रहा हूं अतुल साहब। हरियाणा आज खड़ा है, अवसाद में तो पूरा हरियाणा आज खड़ा है, लोग लाइन के अंदर खड़े हैं हर जगह पर, हर दफ्तर के अंदर। अवसाद की बात पुरानी मत कीजिए, अवसाद की बात आज आ रही है इस प्रदेश के अंदर। मैं सुन रहा था उनको, अमित शाह जी को, जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे थे कांग्रेस की सरकार के ऊपर। आज 5 दिन पहले अभी लोकायुक्त का नोटिस हुआ है, जो प्रॉपर्टी आईडी वाले घोटाले में 56 करोड़ का जो घोटाला हुआ, अभी 5 ही दिन की पहले ये बात होगी। ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। उसी कंपनी को उठा करके घूम रहे हैं कि जिन लोगों का इसके अंदर हाथ है उसके खिलाफ कार्रवाई आपने की। यदि आपने कार्रवाई की हो उन व्यक्तियों के खिलाफ, क्या कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने से भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जिस के व्यक्ति की जेब में माल गया उसको बाहर कौन निकालेगा? देखिए, ये कहना और करना, बड़े बड़े लीपापोती करके, सुंदर लगा करके भाषण देने मात्र से बात नहीं बनती। आपको इस चीज को जस्टिफाई करना पड़ेगा। हम बिल्कुल अपने स्टैंड पे बिल्कुल खड़े हैं कि हम सभी को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी। गुल साहब, इस पर मैं अत्रे साहब का एक छोटा सा जवाब लूंगा, लेकिन उनका सवाल या उनकी आपत्ति इस बात पे नहीं है कि आप उस वर्ग को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव के समय ही क्यों याद आता है, जब सत्ता में थे 10 साल तब क्यों नहीं आपको याद आया कि उस जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी समाज है, उनको भी प्रतिनिधित्व दे देते। वो टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अत्रे साहब, गुल साहब का कहना है कि भाई आप भी पिछड़ा वर्ग का जिक्र करते हैं कि हमारे आने के बाद हमने देखिए आदिवासियों को ये बना दिया, हमने पिछड़ा वर्ग ये कर दिया। वो भी कर रहे हैं, दोनों तो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, कोई अंतर तो नहीं है। तो ये कह दे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बजट है हरियाणा सरकार का, उस बजट को जो है कहीं और लगाया गया। या तो ये बताइए अतुल साहब, जल्दी से छोटा सा जवाब। देखिए, ऐसा है अतुल भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि रविंदर जी की एक बड़ी समस्या है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, हालांकि बहुत काबिल प्रवक्ता है वो, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि रविंदर जी दूसरे की बात को ध्यान से उन्होंने सुना नहीं है और जो वो सोच के आए थे उन्होंने वही बोलना शुरू कर दिया। मैंने अपनी बात ही यहां से शुरू की थी कि समाज की मुख्य धारा से कटे हुए गरीब व्यक्ति, और समाज की मुख्य धारा से जो व्यक्ति कट जाता है, गरीब है, अवसाद में है, वही तो पिछड़ा होता है। और पिछड़ा किसको कहते हैं? तो जब हम बात करते हैं गरीब और पिछड़े की, तो आपको इस पे ऐतराज क्यों होता है रविंदर जी? पहली बात, हम तो खुल के कह रहे हैं कि हमने उस वर्ग जो गरीब है, जो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ था, अभाव की जिंदगी जी रहा था, और उनके जीवन में खुशियां डाली मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, इसी को पिछड़ा बोलते हैं मेरे मित्र। तो इसमें आपको दिक्कत क्यों? दूसरी बात, आपने कहा प्रॉपर्टी आईडी में आपने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, कंपनी के खिलाफ जांच कर दी, लेकिन उन लोगों के बारे में बात नहीं की जिनके जेब में माल गया। मैं तो हैरान हूं आपके इस तर्क पे भी। भाई, एक कंपनी को एक टेंडर दिया एक काम करने का, और उस कंपनी ने उस काम में कोताही बरती, तो एक्शन किसके खिलाफ होगा? कंपनी के खिलाफ। जांच होगी तो फंसेगा कौन? जो भी उस गलत काम में शामिल था। तो सरकार अगर ये काम कर रही है तो आपको इस पे भी ऐतराज किस तरह से हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आया।
तीसरी बात जो मैं बार बार कहना चाहता हूं, मेरा विषय बड़ा स्पष्ट है। अगर रविंदर जी जवाब दे सकते हैं तो जरूर जवाब दीजिएगा। रविंदर जी, हम बड़ा क्लियर ये कह रहे हैं कि हमने जब सत्ता संभाली थी और हमने जो काम किया उससे हरियाणा में एक बड़ा व्यापक बदलाव है। वो बदलाव के विषय में आपका क्या कहना है? हमने प्रति व्यक्ति आय को आपके मुकाबले दुगना कर दिया, हमने हरियाणा प्रदेश के एक्सपोर्ट को आपके मुकाबले 5 गुना कर दिया, खाद्यान्न उत्पादन हमने आपके मुकाबले बढ़ा दिया, दूध का उत्पादन आपके मुकाबले बढ़ा दिया, कॉलेजों की संख्या आपके मुकाबले हमने 77 ज्यादा कर दी, यूनिवर्सिटीज की संख्या आपके मुकाबले हमने 18 ज्यादा कर दी। ठीक है अत्रे साहब अपने विषय पर ही रहते हैं। सरकार ने, देखिए हर सरकार में, व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं कि कोई भी सरकार होती है वो काम तो करती है, कम और ज्यादा में तुलना हो सकती है। अब जब आपने अत्रे साहब ये बात कही ना कि कंपनी के खिलाफ एक्शन कौन लेगा, बिल्कुल एक्शन सरकार ही लेगी और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ न्यायपालिका के आदेश पर एक्शन होगा। लेकिन तब तक आप मानते नहीं थे जब तक आपने खुद एक्शन नहीं लिया। उसके पहले धुल साहब कहते थे, उसके पहले सुखबीर तंवर और रजवंत डाइनवाल कहते थे कि नहीं गड़बड़ हो रहा है, तब आप कहते थे नहीं हो रहा है। अब आप ही को पता चला कि हो रहा है, ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है। नहीं, आपने अब स्वीकार कर लिया, पहले नहीं स्वीकार कर। मैं अपने विषय पर रजवंत डाइनवाल भाई, कांग्रेस 4 डिप्टी सीएम बनाएगी। रजवंत डाइनवाल की पार्टी ने ऐलान कर दिया है, चौटाला साहब ने ऐलान कर दिया है कि आप 2 बनाएंगे। प्रवीण अत्रे साहब कह रहे हैं कि हम तो हर उस व्यक्ति जो कि अंतिम व्यक्ति है उसके साथ उनकी पार्टी, उनकी सरकार खड़ी है, केंद्र हो या फिर प्रदेश हो। अब हरियाणा में जहां पर बिरादरी बांट कर नहीं देखी जाती थी, कहा जाता कि 36 बिरादरी है, सब हमारे हैं, वहां पर अलग अलग बनाने का जो शिगुफा है बीजेपी के हिसाब से, वो कहते हैं कि सिर्फ चुनावी है। नहीं, एक चीज है अतुल भाई कि अगर ये जातियों की बात अगर ऐसे है तो अत्रे साहब ये बता देंगे बाद में कि इन्होंने एससी मोर्चा, बीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा ये क्यों बनाए हुए हैं। ये चीजें किसी भी समाज को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ही तो बनाए हैं ना। और कोई भी पार्टी आज ये कह रहे हैं कि हमने ये काम किया, आपने काम नहीं किया। आपको जनता ने एक जिम्मेदारी के पद पर बैठाया था, तो आपने अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने का काम किया होता तो आज ये समस्या ही पैदा नहीं होती। और जब आप बार बार ये कह रहे हो कि आपने इतने सारे काम कर दिए, तो आप मेरे को एक चीज बता दीजिए कि ये जो जनता त्राही त्राही कर रही है, ये सड़कों पर उतर रहे हैं। अगर हम कर्मचारी की बात करें, अगर हम महिलाओं की बात करें, आशा वर्कर की बात करें, आंगनवाड़ी वर्कर की बात करें, हम यहाँ पर जो इससे पहले पंचायत के प्रतिनिधि बैठे थे, खिलाड़ियों की बात करें, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसने आपकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ना किया हो। अगर आपने इतने अच्छे काम किए होते तो शायद ये प्रदर्शन नहीं करते, ये आपसे खुश रहते। और आप जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने बेहतर काम कर दिए, तो मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, बेहतर काम करने के लिए आप बार बार ये कहते थे कि हम मेट्रो लेके आएंगे। मैं यहाँ पर देख देख के पागल हो गया कि हमारे यहाँ पर मेट्रो आएगी, एक सिंगल पिलर तक आपने आगे नहीं बढ़ाया। जो स्मार्ट सिटी की बात आप लोग करते थे, आज स्मार्ट सिटी कहाँ तक है किसी को नहीं पता। ये चीज आपकी उपलब्धियां हैं, आप ये सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि हमने काम किया है, लेकिन अगर आपका काम अगर धरातल पर अगर नजर आता तो अमित शाह को ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम मुख्यमंत्री के काम की सराहना करते हैं। मुख्यमंत्री के काम की सराहना अगर जनता करे तो ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर खुद का काम है, वो खुद घर की भाई और काका लिखे गया तो वो काका बुला लिया, काका लिख के गया कि हम आपके काम से संतुष्ट है। लेकिन हरियाणा की जनता को क्या मिला, वो चीज नहीं है। दूसरी बात कि चुनाव की तैयारी है, ये यहाँ पर कुछ भी कह के चले जाए, आगे में जो घोषणा कर जाए उस पर भी कोई बात नहीं होनी। जो पीछे जो घोषणाएं हुई थी, मैं एक दिन प्रतिष्ठित अखबार में एक आया था कि सीएम साहब की 228 घोषणाएं जो पेंडिंग पड़ी है। अब उस चीज के बारे में अत्रे साहब क्या कहेंगे। एक दिन मैं और भी चर्चा कर रहा था कि भाई जब सीएम साहब की 288 घोषणाएं अगर पेंडिंग है तो सोच के देखिए सरकार की हालात क्या है। यहाँ पर सरकार कुछ काम नहीं कर रही। और यहाँ पर अतुल भाई इनका जवाब दे दूं जरा। आ रहा हूं। सरकार की बात करते हैं तो मैं चौटाला साहब की बात करूंगा। चौटाला साहब के शासन की बात करें तो चौटाला साहब के शासन में वो कह रहे थे कि कानून व्यवस्था ठप थी। चौटाला साहब के शासन में कानून व्यवस्था ठप नहीं थी, वहां पर अधिकारियों में, प्रशासनिक अधिकारियों में एक डर था कि जनता का काम करेंगे तो ही हम यहाँ पर ठीक रह सकते हैं। उन्होंने तो कहा हुआ था कि अगर यहाँ पर काम नहीं करोगे तो जनता के दरबार में, और उस जनता के दरबार की आज भी चर्चा होती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम होता था, वहां पर जनता का काम होता था, अधिकारियों की क्लास लगती थी। क्योंकि किसी भी आम जनता का काम ना करना वो एक अधिकारियों की लापरवाही थी ना, और सरकार कभी भी अधिकारियों की लापरवाही को सहन नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर हालात ये है कि जनता तो है ही है परेशान। वो अत्रे साहब बैठे हैं, वो भी मान लेंगे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं या उनके कार्यकर्ता परेशान वो भी हैं, क्योंकि काम उनके भी नहीं हो रहे। और यहाँ पर जनता की कह रहे हैं पूरे 2 लाख
2.88 करोड़ जो हरियाणा के जो वासी हैं उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये केवल और केवल ढकोसला कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। अब ये कह देते हैं नहीं अक्सर डैनिवाल साहब, राजनीति में ढकोसला तो ज्यादा होता है ना। और रही बात नहीं, की अतुल भाई, जनता परेशान है तो जनता तय करेगी चुनाव में। फिलहाल तो 2 बार सत्ता में उन्हीं को ले आई है, तो मैं नहीं कर सकता कि जनता परेशान है। 1 मिनट डैनिवाल साहब, 1 मिनट। सुखबीर तंवर एक कमेंट आपका भी। मिनट का समय दे तो मैं आऊंगा अतुल साहब आऊंगा, प्लीज 1 मिनट। सुखबीर तंवर भाई, कांग्रेस और इनेलो इन दोनों पर एक तरीके से, खासतौर से कांग्रेस पर जातिवाद को बढ़ाने का आरोप आज उस मंच से लगा। आम आदमी पार्टी भी बहुत सक्रिय, वो कहते हैं कि सरकार हम बनाएंगे, बाकी तीनों पार्टियां सत्ता चला चुकी हैं, अब हरियाणा बदलाव चाहता है। आपका भी कोई प्लान है ऐसा डिप्टी सीएम 2, 4, 5 बनाने का? सुखबीर तंवर, चलिए शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। अत्रे साहब जल्दी से कमेंट छोटा सा। जी देखिए अतुल भाई, मैं बड़ा हैरान हूं। ये भाई साहब कह रहे थे कि साहब जनता त्राई त्राई कर रही है। देखिए त्राई त्राई विपक्ष कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई जनता प्रसन्न है, इसीलिए जब कोई चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी जीत के आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, मैं तो रजवंत जी की इस बात से हैरान था, बोले जी कानून व्यवस्था के ऊपर तो गलत बोल दिया अमित शाह जी ने। अरे भाई, जिस सरकार के अंदर रोहतक जेल में बैठ के गैंगस्टर ऑपरेट करते हो, उसको कानून व्यवस्था ठप होना कहेंगे या चलना कहेंगे? मैं इस बात का जवाब इनसे चाहूंगा। और दूसरी बात, जब से आपकी सत्ता में आई है तब से हालात क्या बने? बता दूंगा। अगर रजवंत जी अगर नाम सुनना चाहोगे तो नाम भी बता दूंगा, चिंता मत करो, नाम भी बताऊंगा गैंगस्टर का, आप चिंता ना करो। और दूसरी बात, मुझे हैरानी इस बात की होती है, एक तरफ तो हरियाणा प्रदेश, देखिए अतुल भाई, एक तरफ तो हरियाणा प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश है जहां पे पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। देश का पहला ऐसा प्रदेश है जहां पे महिलाओं को पंचायतों में 50% की भागीदारी मिली है। हरियाणा देश का, जिस तरह से हरियाणा ने तरक्की की है, जब हम उस तरक्की की बात करते हैं तो ये आगे कहते हैं कि साहब देखिए प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपने स्पॉन्सर्ड प्रदर्शन करवाने का प्रयास किया, लेकिन आप कामयाब नहीं हुए, तभी तो आप जातपात की राजनीति पे उतर के आए हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर पेयजल सभी घरों में चला जाए, ये सबसे पहला प्रदेश है। आप लोग तो लोगों को पानी, पीने का पानी तक मुहैया नहीं करवा सके। ओडीएफ फ्री करने हरियाणा प्रदेश को देश में पहली बार ओडीएफ फ्री हमने किया। आप तो लोगों को शौचालय तक नहीं दे पाए, आप तो लोगों को गैस तक नहीं दे पाए, कैरोसिन यूज करने को मजबूर थे। कैरोसिन फ्री हरियाणा को मनोहर जी ने किया। तो जो लोग सत्ता में रहते हुए जो बेसिक चीजें होती हैं वो नहीं दे पाए जनता को, और जब जनता को आज मिल रही है तो ये फिर दूसरी तरफ घूम के चले जाते हैं। मैं इनसे एक बात जानना चाहता हूं, अगर रजवंत जी मुझे इस बात का जवाब दे दे। रजवंत जी, आपके समय के अंदर अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो आपको समझ लगेगा, हरियाणा क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कानून व्यवस्था चौपट कैसे होती है। ये वो मुख्यमंत्री है रजवंत जी जिसने हरियाणा के अंदर 2 महिला थाने थे, 33 बना दिए हैं। ये वो मुख्यमंत्री है जिसने हरियाणा पुलिस बल के अंदर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा के लगभग 8% पे ले गए हैं, 15% का टारगेट इसका नतीजा ये है कि आज हरियाणा के अंदर अपराध पहले की बनिस्बत कम हो गया है। आप इन बातों को समझेंगे तभी आपको समझ आएगी। जी आपके समय में क्या होता था? आपके समय में नौकरी जो है नहीं, देखिए स्वाभाविक है अत्रे साहब की बात में दम इसलिए लगता है क्योंकि अत्रे साहब उस वक्त कहां थे? मैं बता रहा हूं, मैं तो नाम बता दूंगा इनको अगर ये जानना चाहेंगे। मैं तो नाम तक बता सकता हूं। रजवंत जी पता है ना अत्रे साहब अभी बीजेपी में उस समय कहां थे? मैंने बहुत चर्चा की उनके साथ, वो इनेलो की बारीकी बहुत अच्छे से जानते हैं। अत्रे साहब बता देंगे। बहरहाल चलिए, वो पुरानी बात है, मैंने सिर्फ हंसी मजाक के लिए बात कही। रविंद्र ढूल साहब, अब देखिए जब चुनाव आता है तो ऐसे मुद्दे उठते हैं, वो चाहे बीजेपी उठाए, वो चाहे कांग्रेस उठाए, वो चाहे इनेलो उठाए, वो चाहे आम आदमी पार्टी उठाए। जातियों की राजनीति से मैं व्यक्तिगत तौर पर बार बार चर्चा में कहता हूं कि कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं, कहते रहिए कि नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, लेकिन होती है। अब हरियाणा में भी वो बहुत प्रभावी दिखने लगी है। आप बताते रहिए कि नहीं, वो भी पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, हम भी कर रहे हैं, तो अंतर क्या है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन चुनाव के ठीक नजदीक वो बात करें या आप बात करें, तब लगता है कि शायद सिर्फ चुनावी मंशा है। देखिए, जहां तक बात जाति की राजनीति की है, निश्चित तौर पर यदि इस प्रकार की कोई चीज होती है तो मैं उसको कोई गुड बुक्स में इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि वो बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी वर्ग को टारगेट के बारे में बड़ी बड़ी मतलब सार्वजनिक मंच से गलत चीजें बोलना, उनके बारे में टिप्पणी करना, इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी की स्टेज को कई बार सुन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार सुना।
तो इस प्रकार की चीजें बिल्कुल गलत है। जहां तक बात वर्गीकरण, वर्ग के प्रतिनिधित्व की बात होती है, तो निश्चित तौर पे ऐसा होना भी चाहिए, और सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हर वर्ग को उसका अधिकार दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को और किसी भी वर्ग को पीछे ना रखा जाए। ये ड्यूटी भी हमें हमारे संविधान ने दी है। यही संविधान हमें आरक्षण भी देता है, यही संविधान हमें उस आज्ञा भी देता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर कि भाई जो पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। जो है यही संविधान बैकवर्ड क्लास का भी वो देता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी नाम लेता है, शेड्यूल कास्ट का भी नाम लेता है। हमें हमारे संविधान देता है जो भी देता है। तो संविधान से जो चीज लेकर के आते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई किसी प्रकार की योजना बनाता है, कोई किसी प्रकार की योजना बनाता है, ढकोसले करता है। ये उप मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बना देंगे अलग अलग जातियों से, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हरियाणा के अंदर कोई वर्ग प्रतिनिधित्व की बात होती है तो इनको समस्या होती है, इनको समस्या बहुत ज्यादा होती है। ये प्रेस नोट देंगे अपने बारे में तो उसमें दिक्कत नहीं है इनको, क्योंकि अपने आप नहीं, हमारा ऐतराज रविंद्र जी दूसरा है। हमारा ऐतराज है जब सत्ता में तो प्रधानमंत्री तक स्टेज के ऊपर अपनी जाति बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ऐतराज अलग है। हमारा ऐतराज ये है जब आप 10 साल सत्ता में थे तब याद क्यों नहीं आई? हमारा ऐतराज ये है, आज क्यों याद आई आपको? जब आप विपक्ष में तो आप ऐसी बातें करते, सत्ता में रहते आपने क्यों नहीं बना दिया? सत्ता में रहते बना सकते थे आप। यह देश हमने बनाया, भाई आपने नहीं बनाया। आप इस बात की भी सवाल इसी बात का है ना। ये अत्रे साहब का या ढुल साहब का सवाल नहीं है। ढुल साहब, अगर आप कहते हैं ना कि संविधान ने दिया है तो बिल्कुल संविधान ने दिया है, लेकिन वही बात है ना कि संविधान ने तो 365 दिन और हर साल के लिए दिया है ना। ऐसा थोड़ी ना कि जब चुनावी साल आया तभी आएगा मुद्दा। बहरहाल सुखबीर भाई भी जुड़ गए। सुखबीर तंवर, प्रश्न मेरा आपसे ये था, सिर्फ इतना प्रश्न है कि कांग्रेस और इनेलो उन्होंने तो ऐलान कर दिया और बीजेपी ने कह दिया कि ये शोशेबाजी है। क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी जो कि सरकार बनाने का दावा कर रही है, वो कह रही है कि तीनों को मौका मिल चुका है, हमें मौका मिलना चाहिए, वो इस मुद्दे के आधार पर, जाति के मुद्दे के आधार पर 2 या 4 या 5 डिप्टी सीएम के आधार पर जाएगी, या आप सिर्फ मुद्दे तक रहेंगे, कोई जाति नहीं? देखिए अतुल, जिस प्रकार से आज का अंत्योदय महासम्मेलन रहा, निश्चित तौर पे नाम बड़ा और दर्शन छोटे। और जिस प्रकार से अंत्योदय का विषय है कि अंतिम व्यक्ति तक का उदय करना, लेकिन इन्होंने क्या किया, 21 जनवरी 2021 को परिवार पहचान पत्र ये लेकर आए और उसमें 3.25 वर्ष के अंतराल में जिस प्रकार से ये परिवार परेशानी पत्र साबित हुआ और ढिंढोरा कर रहे हैं अंत्योदय का। हकीकत में 5 लाख से ज्यादा इन्होंने पेंशन इसमें काटी और 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काटने के ये दोषी हैं। और परिवार पहचान पत्र की जिस प्रकार की त्रुटियां सामने आई हैं और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार ने विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया है, उससे ये बात साबित होती है कि ये इसमें पूर्णतः विफल हो चुके हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से अभी साथियों ने बात करी प्रॉपर्टी आईडी की और जिस प्रकार से यासी कंपनी को भुगतान किया गया 58 करोड़ से ज्यादा का, उस वक्त इनको आखिर क्यों समझ में नहीं आई। मैं रविंद्र भाई की बात का समर्थन करते हुए कहता हूं कि आखिर लोकायुक्त के बाद इनको क्यों इस तरह की विषय समझ में आया। इसके अलावा जिस प्रकार का विषय रहा, करीब 9 वर्ष का कुशासन के पश्चात कल जिस प्रकार से अखबारों में विज्ञापन दिया गया, मैं पॉइंट वाइज उस पर बात करनी चाहूंगा। जिस प्रकार से बीपीएल की आय सीमा इन्होंने 180 तक करी और इससे ऊपर की आय सीमा के आधार पर जिस प्रकार से मैंने अभी बताया, जिस प्रकार से 5 लाख से ज्यादा पेंशन काटी और परिवार जो राशन कार्ड काटे। और इसके अलावा कह रहे थे कि भाई हमने तो 500 वायदा करके 5100 का वायदा इन्होंने किया और किए 3000 है। इसके अलावा सर्वाधिक दूध की भी बात कर रही थी कल के अखबार में सरकार, उसमें इनके तो पता नहीं लिखने वाले ही कौन है। दूध को ग्राम में नहीं मापा जाता, जिस प्रकार का इनका विज्ञापन है वो मिलीलीटर या लीटर में मापा जाता है। ये इनकी जो व्यवस्था उसका अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। और जिस प्रकार से इन्होंने 1081 ग्राम की बात करी है, निश्चित तौर पे चलो उसको हम तकनीकी खामे भी मान ले, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और पीएम कुसुम योजना की जो इन्होंने बात करी, सोलर नलकूप की जो बात करी कि हमने सबसे ज्यादा की है, आखिर निरंतर बहुत लंबे वर्षों से
बिजली के कनेक्शन क्यों पेंडिंग है अगर इनकी नलकूप योजना इसी प्रकार की है। और एमएसपी की बात करते हैं, गेहूं के अलावा एमएसपी पे जिस प्रकार से और सारी जिन्स पे कैप है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार की विफलता क्या है। और भावांतर भरपाई योजना इस प्रदेश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, इसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और ई टिकटिंग की बात करते हैं, अनेक प्रदेशों में सार्वजनिक परिवहन में बहुत पहले से ई टिकटिंग है, पता नहीं कैसी कैसी बातों का ढिंडोरा पीटना चाहते हैं। इसके अलावा महिला सुरक्षा की दावे कर रहे थे, अरे एनसीआरबी के आंकड़े देख लो, आपकी आंख खुल जाएगी हरियाणा में महिला सुरक्षा के हालात क्या है। और आयुष विश्वविद्यालय की भी बात करी, अरे गुड़गांव आपके उसमें उदाहरण है, 9 वर्ष से ईंट नहीं लगा पाए। जिस प्रकार की गुड़गांव की जनसंख्या है, अपने आप में कुछ लिखने से पहले, जनता को भ्रमित करने से पहले सोचना चाहिए। और कौशल विश्वविद्यालय की भी इन्होंने बात करी। कौशल विश्वविद्यालय के नाम की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से कौशल विकास में घोटाला हुआ है और जिस प्रकार से बड़े अधिकारी आज जेल में है, निश्चित तौर पर यह सरकार की आंख खोलने वाला विषय है। इससे 9 वर्ष का इनका भ्रष्टाचार साबित होता है। इसके 9 वर्ष की विफलताओं की मैं बात करूं, अतुल, शिक्षा में हजारों स्कूल इन्होंने बंद किए, तकनीकी शिक्षा का कोई प्रावधान प्रदेश में नहीं है। और शिक्षा का निजीकरण जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरा प्रदेश पीड़ित है। और स्वास्थ्य के नाम पे जिस प्रकार से डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और संसाधनों की भारी कमी है, और स्वास्थ्य सेवाओं का भी जो निजीकरण हुआ है, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और बिजली की जगमग योजना का बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में 30 से 40% लोग ढाणियों में रहते हैं, आखिर उनको जगमग योजना का लाभ आज तक क्यों नहीं मिला, इस पर कोई जवाब नहीं है। और सड़क, प्रदेश की आंतरिक सड़कों की जो हालत है, जो जर्जर और जानलेवा सड़कें बनी हुई है, उन पे इनको कहने के लिए कुछ नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हमने हर विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ दिए, हमें तो 25 करोड़ कहीं लगते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आने वाले समय में प्रदेश की जनता इनसे सारे जवाब मांगेगी। ठीक है अत्रे साहब, छोटा सा एक काउंटर, उसके बाद रजवन जी के पास जाऊंगा। देखिए अतुल भाई, पहले तो ये सुन लो मेरी बात। हो गया, अरे सुखबीर भाई हो गया, बहुत जिस प्रकार से पटौदी रेवाड़ी के बीच में जो भाई इतने पॉइंट बनाए, उनका जवाब ले लीजिए ना, इतना लंबा समय नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार की। और कृषि में सुन लो अतुल भाई, देखिए इनको बंद कीजिए, इन झूठों को बंद कीजिए। मुझे मेरी बात पूरी करने दे। और कृषि में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष के शासन में जो खाद की कालाबाजारी हुई है, उसे पूरा प्रदेश खानों में खाद मिल रही है। किसान किस प्रकार से दर दर भटक रहा है, मुझे कहने की आवश्यकता है। अखबारों की 1,80,000 रुपए सालाना क्यों कर दी? एतराज इस बात का, देखिए हैरानी इस बात से है, मतलब किस तरह की राजनीतिक भ्रष्टाचार में जिस प्रकार से शराब की तस्करी कोविड में हुई, और एसपीओ में जो घोटाला हुआ, मनोहर जी ने तो उसको बढ़ा के 30,000 कर दिया। करोड़ों रुपए आप एतराज कर रहे हैं। और कौशल विकास में जिस प्रकार का घोटाला है, अब सुन लीजिए सुखबीर भाई, सुखबीर तंवर, अरे हो गया भाई, बहुत सारे आपने मुद्दे उठाए हैं, उनका जवाब लेंगे ना, इतना नहीं, इतना लंबा भाषण नहीं प्लीज, कोई इतना लंबा नहीं। अत्रे साहब को बोलने दें। सुखबीर तंवर हो गया भाई, फिर मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता ऐसे करना, प्लीज। सुखबीर तंवर भाई, ऐसे नहीं होता है ना, आप मतलब सुखबीर तंवर, मेरी आवाज आप एक मिनट, अत्रे साहब एक मिनट, सुखबीर तंवर हो गया सर, बहुत सारे पॉइंट आपने उठाया, उसका जवाब ले लेते हैं। अत्रे साहब जल्दी से, छोटा काउंटर। पहली बात तो इनको इस बात में एतराज है, फिर शुरू हो गए। एक पॉइंट है, बहुत हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से बोला है, ये कोई तरीका नहीं है आपका। अरे आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, हम बोले बीच में, पहले आप चलो। अरे एंकर ने बोला था, मुझे, मैं नहीं बोला बीच में, एंकर ने बोला था, आपको सुनना बीच में नहीं बोलना चाहिए, मैं आपके बीच में बोलता भाई, एंकर ने बोला था मुझे, एंकर को भी नहीं बोलना चाहिए और आपको भी नहीं बोलना चाहिए। एक मिनट अत्रे साहब, एक मिनट। सुखबीर तंवर, ये आप लगातार जो बार के एंकर को भी बीच में नहीं बोलना चाहिए, आप तय नहीं करेंगे। चर्चा में मैंने आपको बुलाया, आपने 10 पॉइंट बताए, उसका जवाब मैं लूंगा दूसरे से, आपको भाषण देने के लिए नहीं बुलाया है। नहीं, ये आम आदमी पार्टी का जो नया स्टंट है ना, कि आके एंकर को बताने लगेंगे कि ये करना और ये नहीं करना है, अपनी पार्टी में करिएगा, अपनी पार्टी में करिएगा। मेरे मंच पर आकर मुझे मत समझाइए मुझे बोलना है कि नहीं बोलना है। मेरे मंच पर आकर भाषण नहीं देना है भाई, बात कर लिया आपने भाषण देना शुरू कर दिया। रविंदर ढोल भी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी बात कट टू कट रखी, मैंने जब टोका तो रुक गए। आप यहाँ पर भाषण देने आते हैं क्या? नहीं, आम आदमी पार्टी का मंच है क्या ये? क्या आप आएंगे और बोलेंगे और चले जाएंगे, सुनेंगे भी नहीं? अगली बार मुझे समझाइएगा मत, मैं बार कह रहा हूं। आपने 10 मुद्दे उठाए, उसमें से 5 का भी जवाब नहीं मिल पाएगा। ऑडियो कम कर दीजिए इनका। प्रवीण अत्रे जल्दी से काउंटर। पहले
सबसे पहले जब बीपीएल कार्ड, इसके विषय में बात कर लेते हैं। हमारी सरकार जब आई थी तो बीपीएल कार्ड बनने की समय जो आय की सीमा थी वो 1,20,000 रुपए सालाना थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसको बढ़ा के 1,80,000 कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा परिवार उसके अंदर सम्मिलित हो सके। ये तो है बीपीएल कार्ड की सच्चाई। कहते हैं भावांतर भरपाई योजना, 750 करोड़ रुपए हरियाणा भावांतर भरपाई योजना के तहत किसान भाइयों को दे चुकी है। बाजरा के किसानों को 450 करोड़ रुपया 450 रुपए प्रति क्विंटल, फिर उसके बाद 600 रुपया प्रति क्विंटल, ये हरियाणा सरकार ने दिया है। और ये कहते हैं कुसुम योजना है, तो फिर आपके बिजली कनेक्शन पेंडिंग क्यों है? साहब को यही नहीं पता कुसुम योजना किस चीज के लिए है? वो सोलर पंप की योजना है, बिजली के पंप की योजना नहीं है। पहले थोड़ा पढ़ लिख के आया करो, फिर चीजों के ऊपर बात करना शुरू किया। अब ये कहते हैं पीपीपी, रुक जाओ भाई, अरे अभी ज्ञान दे रहे थे, बीच में नहीं बोलना चाहिए भाई। अभी ज्ञान दे रहे थे ना, अभी ज्ञान दे रहे थे ना, अभी ज्ञान दे रहे थे, अभी ज्ञान दे रहे थे ना भाई। अब बीच में डिस्टर्ब मत करो, अरे बीच में डिस्टर्ब मत करो भाई, अरे बीच में डिस्टर्ब मत करो, अरे बीच में डिस्टर्ब मत करो। बहुत हो गया, कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, बीच में आके झूठ बोलना शुरू कर दो। अब सच बोलने की हिम्मत रखो, अब सच बोलने की हिम्मत, सुनो जरा। अब ये कहते हैं परिवार पहचान पत्र। देखिए अब्दुल भाई, परिवार पहचान, अरे चुप हो जाओ यार, बहुत हो गया, अरे बहुत हो गया भाई, अरे चुप हो जा यार, अरे चुप हो जा, बीच में डिस्टर्ब मत कर भाई, चुप हो जा। देखिए ऐसा परिवार पहचान पत्र की तकलीफ सबको है, तो और ये क्यों है ये समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस योजना के जरिए जितनी हमारी जनहितैषी योजनाएं है उसका लाभ पात्र व्यक्ति को घर बैठे मिले सुनिश्चित होता है। उदाहरण के तौर पे 71 लाख परिवारों का डाटा, मतलब जिसमें 2,83,00,000 लोग जिनका डाटा परिवार पहचान पत्र के जरिए हमारे पास है। 397 हमारी योजनाएं सेवाओं को इससे जोड़ दिया। अब क्या हुआ, 45 लाख लोगों ने अब तक इस योजना के जरिए घर बैठे लाभ प्राप्त किया। 1 लाख, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। प्रवीण अत्रे साहब, देखिए अगर जहां पर गड़बड़ी है, अब आपने एक्शन लिया, लोकायुक्त के कहने के बाद एक्शन लिया है, तो वो तो सवालों के घेरे में रहेगा, उस पर तो आप नहीं बच सकते। हाँ, आपने एक्शन लिया है लेकिन विलंब से लिया है, वो अलग विषय है। बाकी जिन मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे थे मैं उस पर लौटता हूं। अत्रे साहब रोक रहा हूं, अरे भाई सुखबीर तंवर शांत हो जाइए भाई, इतना ज्ञान कहां से लेकर आते हैं? सबके बीच में बोलेंगे और कहेंगे मेरे बीच में मत बोलो, और एंकर भी ना बोले, गजब की बात है भाई। मतलब आप क्या बता रहे हैं कि आप ही आएंगे, आप ही बोलेंगे, आप ही सुनेंगे, आप ही चले जाएंगे, फिर दूसरे भी बैठे हैं भाई। नहीं, वो भी बैठ के इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए, इतनी बेसब्री मत दिखाइए। रजवन डाइनवाल, अब विषय यहां पर सिर्फ इतना है कि आप मुद्दे उठाइए, कांग्रेस मुद्दे उठाए, आम आदमी पार्टी मुद्दे उठाए, वो आपका अधिकार है, लेकिन उसमें अगर जातिवाद का जिक्र होता है तो अत्रे साहब और उनकी पार्टी स्टैंड ले रही है। उनका यह कहना है कि आपको चुनाव के वक्त में याद आया, बस टाइमिंग को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, मुद्दे आप उठाते रहिए। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है अतुल भाई। क्या है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल जी की और उन्हीं के निश्चय कदम पर चलते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला की भी यही सोच है कि जो जातियां हैं, इन छोटी छोटी जातियों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, उनको आगे लेके आया जाए। और पिछड़ा वो होता है, जिस प्रकार अत्रे साहब कह रहे थे कि जातियों की बात कर रहे हैं, तो पिछड़ा वो नहीं है जो 2008 के बाद से पिछड़ा बना था। पिछड़ा वो होता है जो कहीं ना कहीं समाज। रजवंत भाई ऐतराज पता क्या है? ऐतराज सुनो, वही बात है कि चौटाला साहब ने उन्हीं पिछड़ी जाति के भाई सत्ता में रहते याद क्यों नहीं आई, तब बना दिया इन जातियों का, या फकीर चंद जी को, या फिर मनोहर लाल सैनी जी को, गुरदयाल सैनी को, कैलाशो सैनी को ही। अरे आपने डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना दिया भाई? डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना दिया इन जातियों से? वो आज आप बात कर रहे हो, केवल इतना ऐतराज है, इसका जवाब दे दो कि आपने जब सत्ता में थे, जब आपके हाथ में था, तब आपने डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना दिया? मैं वही तो चीज मैं बता रहा हूँ, अब आपके पास कुछ है नहीं। हो गया अत्रे साहब एक मिनट, उनको अपनी बात करने दीजिए। हमने करके दिखाया है, मैं वही तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर बात करें तो हमने ऐसा कौन सा, क्या किसको बनाया डिप्टी सीएम? देने का काम नहीं किया। किसको बनाया भाई डिप्टी सीएम, बताइए। मैं बात वही तो चीज आ रही है कि डिप्टी सीएम की बात कहाँ पे आ रहे हैं? अरे तो आपने बोली डिप्टी सीएम की बात का काम किया हमने, आपने बोली है रामकुमार कश्यप जी को, सिंह जी ने बोली है डिप्टी सीएम की बात को भेजने का काम किया हमने। अरे रजवन जी आप सवाल से भटक रहे हो, सवाल ये है कि आपने डिप्टी सीएम किसको बनाया, ये बताइए, किसको बनाया डिप्टी सीएम? आप जो बार-बार जो बात कर रहे हैं, आप जो नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी सरकार नंबर 1 में है। पता है किस चीज में है? वो चुने हुए प्रतिनिधियों पर लाठियां चलाने में नंबर 1 है।
वो इंटरनेशनल स्तर के जो खिलाड़ी हैं उन पर लाठियां बांधने में 1 नंबर पे है, जो महिलाओं मतलब आपको कॉलेज नजर नहीं आते, यूनिवर्सिटीज नजर नहीं आती, आपको दूध उत्पादन नजर नहीं आता, आपको किसान नजर नहीं आते। और भी कुछ नहीं है, और भी छोड़ो देश के युवा शक्ति जिनका भविष्य ठीक है रजवंत भाई आपको रोक रहा हूं, अब समय थोड़ा मुझे पाबंद कर रहा है, रोक रहा हूं आपको। डुल साहब, बहुत छोटा सा काउंटर आपसे चाहूंगा, फिर सुखबीर तंवर के पास जाऊंगा। सिर्फ इतना कि देखिए, मामला तो उठ गया है, अब राजनीति इसके इर्द गिर्द होगी, ये तय हो चुका है, आज उसका आगाज हमने देख लिया। स्टैंड आपका फिर भी बरकरार रहेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हमने जो घोषणा की है, ये आज की नहीं है, 2019 की घोषणा थी, पिछले चुनाव से पहले की गई थी और एक रैली के दौरान की गई थी। उस घोषणा के ऊपर वही के हम खड़े हैं और उसको हम पूरा करने का काम करेंगे जब जनता हमको आशीर्वाद देगी। ठीक बात है। सुखबीर तंवर, फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में। स्टैंड क्लियर है कांग्रेस का, इनेलो का, पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देंगे, आपका स्टैंड क्या है? देखिए अतुल, हम एक वक्त के तड़ी पार और आज के माननीय गृह मंत्री का स्वागत। अरे भाई आपके तो सारे अगर हरियाणा में आने से पहले कई दिन से पहले उसकी घोषणा करने वाले हैं, एक वक्त में भ्रष्टाचारियों के बारे में इस वक्त जो सख्ताई चल रही है। एक मिनट अत्रे साहब ऐसे नहीं भाई, प्लीज आप ऐसे मत करिए, प्लीज प्रवीण अत्रे प्लीज। जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं ठीक है, देखिए राजनीति में जब चर्चा होती है तो अपनी बात रखेंगे ना, खींच दिखनी चाहिए, वो चाहे आपकी दिखे चाहे उनकी दिखनी चाहिए कि मुद्दे यही होंगे, जनता के मुद्दे होंगे या व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप होंगे। इन्होंने मंच साझा किया, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस हरियाणा प्रदेश और राष्ट्र का नहीं हो सकता। जिस प्रकार का बरी कर दिया उनके ऊपर की बातें करेंगे, लेकिन इनके नेता को मेरा प्रश्न ये था, एक मिनट अत्रे साहब प्लीज, प्रवीण अत्रे प्लीज, प्रवीण अत्रे भाई ऐसे नहीं, ऐसे मत करिए, मेरे साथ चर्चा ऐसे मत किया करिए भाई प्लीज, मैं बार बार कहता हूं प्रवीण अत्रे प्लीज, प्रवीण अत्रे प्लीज। सुखबीर तंवर, मेरा प्रश्न ये था कि मुद्दे आप उठाएंगे, आपका अधिकार है, आप उठाते रहिए, लेकिन क्या जातियों का भी मुद्दा आपके पास भी है? आप भी जातियों के हिसाब से डिप्टी सीएम बनाएंगे? पार्टी जातिहीन और धर्महीन राजनीति करती है, जितने भी राजनीतिक पार्टी भ्रष्टाचार युक्त राजनीति करती है, धर्म और जाति की राजनीति। ठीक है, मुझे इतना ही जानना था, आम आदमी पार्टी इन जातियों वाली राजनीति नहीं करेगी, हो गया। प्रवीण अत्रे बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट, क्या यही मुद्दा आपके हथियार बन जाएगा आपके लिए? एक डिलीवरी दी है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती, हमारे लिए गरीब और अमीर केवल दो जाति है। लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारियों के बिल्कुल से ये पता लग रहा है कि जैसे पारदर्शिता बढ़ती जाएगी, इनकी तकलीफें बढ़ती जाएंगी। ठीक बात है। अब देखिए, तकलीफ किसकी बढ़ेगी वो तो चुनाव तय करेगा, जनता तय करेगी। बाकी आरोप प्रत्यारोप आप एक दूसरे पर लगाते रहिए, और सुखबीर तंवर जो है मुझ पर भी आरोप लगाते रहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अपना एजेंडा आप लोग क्लियर करके आया करिए, विषय पर बात किया करिए, उससे अनर्गल इधर उधर मत जाया करिए। डुल साहब की मैं व्यक्तिगत तौर पर यहां पर तारीफ करूंगा कि कट टू कट वो अपनी बात रखते हैं, ना तो किसी और का वक्त जाया करते हैं, ना खुद अपना वक्त जाया करते हैं। बहुत शुक्रिया अत्रे साहब आपका, डुल साहब आपका, डैनिवाल साहब आपका और सुखबीर तंवर आपका भी। तो मौजूदा दौर में हरियाणा में भी जातियों का मुद्दा उठ चुका है। डिप्टी सीएम से इसकी शुरुआत हुई कि हम सत्ता में आएंगे तो 4 या 2 बनाएंगे। आज उस पर बीजेपी जो कि सम्मेलन कर रही थी, वहां से मंच से गृह मंत्री ने और मुख्यमंत्री ने दोनों कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ शिगुफा है। नमस्कार।